नमस्कार, हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है स्पोर्ट्स स्टार। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर हम चर्चा करेंगे और आप तक आज के दिन का खेल का तमाम एक्शन पहुंचेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह आज के स्पोर्ट्स राउंड अप ऑफ द डे के साथ। India was 360 for the loss of 6 wickets against Australia at the end of third day of third test match at Ranchi. For India, Cheteshwar Pujara compiled a solid 130 with the help of 17 boundaries and he is still on the crease. Pat Cummins was the pick of the Australian bowling attack who has taken 4 wickets so far. Sri Lanka struggled to get a grip on the proceeding on day 4 and trailed Bangladesh by 139 runs with just 2 wickets in hand. South Africa beat New Zealand by 8 wickets at Wellington, take 1-0 lead in the 3 Test match series. और बंगाल ने झारखंड को 41 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। दिल्ली में सोमवार को होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में बंगाल का सामना तमिलनाडु के साथ है। चैंपियंस लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड और जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख की टीमें आमने सामने होंगी। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इटली के चैंपियन क्लब यूवेंटस का मुकाबला बार्सिलोना के साथ होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन लेस्टर सिटी चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए स्पेन के एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेलती हुई नजर आएगी। German club Borussia Dortmund will face French leaders Monaco in the 4th quarterfinal of the Champions League. West Bromwich beat Arsenal 3-1 in the English Premier League. Stoke City is hosting leaders Chelsea at Britannia Stadium in the EPL action on Saturday. In La Liga, Las Palmas beat Villarreal 1-0 thanks to a solitary goal by Kevin Prince Boateng. Borussia Dortmund beat Ingolstadt 1-0 to narrow down the lead of Bayern Munich and RB Leipzig in the Bundesliga. आई लीग में रेलीगेशन से बचने के लिए संघर्ष कर रही मुंबई फुटबॉल क्लब के कोच संतोष कश्यप को बर्खास्त कर दिया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में एच.एस. प्रणॉय की हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती भी खत्म हो गई है। भारत के सौरभ घोषाल को लंदन में विंबलडन क्लब स्क्वॉश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इंडियन वेल्स टेनिस के पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में रॉजर फेडरर का सामना अमेरिका के जैक सॉक के साथ होगा।
रूस की स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इंडियन वेल्स टेनिस के महिला फाइनल में अपनी जगह बना ली है। In the other semi-final of the Indian Wales WTA tennis, Russian Elena Vesnina beat Kristina Mladenovic 6-3, 6-4. India's Yuki Pampi has bowed out of the Vignash Challenger Tennis after losing in the semi-final. Second-seeded Anshuram Balaji beat top-seeded Prajnesh Gunneswaran 2-6, 6-3, 6-4 in the final of Bangalore Futures Tennis. Professional car racer Ashwin Sundar and his wife Nivedita to death in an accident in Chennai. Anibal Lahiri failed to make it to the weekend round despite an even par 72 in the second round of the Arnold Palmer Invitational Golf. और स्पोर्ट्स आवर में अब वक्त है हमारे आज के एक्सपर्ट डे का, तो आइए चलते हैं हमारे इस खास सेगमेंट में। और दो खास एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनको शायद तारुफ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी परंपरा के मुताबिक तारुफ कराना ज़रूरी है। हमारे साथ राकेश राव हैं, आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। सम्मान की बात है आपके साथ स्टूडियो शेयर करना। शुक्रिया, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ अजय रात्रा, भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स आवर में। तो आज बात सबसे पहले क्रिकेट की नहीं, बात डीडी स्पोर्ट्स की होगी। आज डीडी स्पोर्ट्स का बर्थडे है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं खेल और खिलाड़ियों को समर्पित आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी स्पोर्ट्स ने आज अपनी स्थापना के 18 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लगभग सभी प्रतियोगिताओं की ताज़ा तरीन जानकारी और सजीव प्रसारण खेल प्रेमी दर्शकों तक पहुंचाने का डीडी स्पोर्ट्स का ये संकल्प लगातार जारी है। ओलंपिक खेल हों, राष्ट्रमंडल खेल हों या फिर एशियाई खेल हों या फिर क्रिकेट, फुटबॉल और खेल की अन्य प्रतिस्पर्धाएं हों, डीडी स्पोर्ट्स हमेशा ही इन्हें आप तक पहुंचाने में अग्रिम सेवा देता रहा है। परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने में भी डीडी स्पोर्ट्स की भूमिका को बहुत सराहा गया है। उम्मीद यही है कि यही सिलसिला हम आगे भी आने वाले समय में और मुस्तैदी के साथ जारी रखेंगे। राकेश, 18 साल पूरे कर रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, कुछ वक्त हमें भी हो गया डीडी स्पोर्ट्स के साथ काम करते हुए। आपकी कुछ शायद याद है जब डीडी स्पोर्ट्स लॉन्च हो रहा था, एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और वहाँ पर कुछ यादें आपके साथ हैं? जी, मुझे याद पड़ रहा है कि एक क्रिकेट मैच रखा गया था, 50 ओवर का गेम था, जो कि जिसमें कि इंडियंस काफ़ी जो टॉप खिलाड़ी उस वक्त के थे वो सब उसमें खेले थे। और अमय खुरासिया जिन्होंने उस मैच में 100 बनाया था। और ये मैच एक्चुअली कोई फिरोजशाह कोटला में या वैसे नहीं हुआ था, नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नेहरू स्टेडियम क्रिकेट के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लोग आ सकते थे ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ उसको लॉन्च किया था। और अमय खुरासिया ने उस मैच में 100 करके मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता था। और उसमें मुझे याद है कि जब एक्चुअली एक रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, तो उस मैच के बाद जब दिल्ली की टीम के साथ मैं एयरपोर्ट पे उतरा, तो सामने देखा कि कन्वेज बेल्ट के पास वेंकटेश प्रसाद और राहुल द्रविड़ ये सब खड़े हुए थे। तो तब तक हमें पता नहीं था कि ये मैच है जी। फिर उनसे पूछा तो राहुल जो है उन्होंने कहा कि एक दूरदर्शन का एक स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च हो रहा है, तो उसके सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? वो कहते नहीं, क्रिकेट मैच है। तो मुझे याद है आशीष नेहरा पीछे से आके उन्होंने पूछा भी मेरा नाम भी है उस मैच में। तो राहुल को शायद याद था, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा नाम है। और वो पूछने का एक जो मेन रीज़न ये भी था क्योंकि जो रणजी मैच के लिए हम लोग गए थे, कटक में मैच था उड़ीसा और दिल्ली का। और उस मैच में हालांकि आशीष नेहरा अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद आए थे, श्रीलंका में डेब्यू करके आए थे और वो मैच नहीं खेले थे। उन्होंने मैच की सुबह ये कह दिया कि साहब मैं थोड़ा स्टिफ फील कर रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अगले दिन जब ये मैच होना था, उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल फिट हूँ इसके लिए, और उन्होंने फिर आके वो मैच खेला भी, बॉलिंग भी की उन्होंने। तो मुझे याद है कि वो शाम बिल्कुल डे नाइट गेम और जिस अंदाज में वो मैच हुआ, काफ़ी अच्छा मैच, काफ़ी रोचक मैच।
और अमय खुरासिया उस टाइम फिर से एक बार लाइक लोगों के जो थे लाइक नज़र के सामने आए कि जी। कितने लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं वो, क्योंकि उनका एक रेपुटेशन था, काफ़ी अच्छा खेलते थे लेफ्ट हैंड में। लेकिन जब भी आप डीडी का जो एक दिन है उसको अगर आप याद करेंगे तो सारे इंडिया के जो तमाम मतलब जो बिल्कुल टॉप खिलाड़ी थे उस वक्त वो भी खेले, लेकिन उसमें मैन ऑफ द मैच जो टॉप खिलाड़ी थे वो नहीं बने। अमय खुरासिया जो इतने इंस्पायर्ड थे उन्होंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी एक पहचान बनाई। अजय, आप विश करना चाहेंगे डीडी स्पोर्ट्स को उनके बर्थडे पर? डेफिनेटली मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 18 सालों से ये स्पोर्ट्स की इतनी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गेम हो या कोई भी खिलाड़ी हो जब तक उसको एक्सपोजर ना मिले तो वो लोगों की नज़र में नहीं आता। तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सक्सेसफुली 18 साल इन्होंने ये काम किया है जिससे स्पोर्ट्स को, इंडियन स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा मिला। और राशिद एक चीज़ और है कि 18 साल को हम जोड़ते हैं वोटिंग राइट से, माइनर से मेजर होने के लिए। ट्रू कि अब ये माइनर नहीं है किसी भी सूरत में, 18 साल बहुत होते हैं। तो आज यू आर अटेनिंग मेजरहुड, तो उसके लिए भी एक तरीके से आज डीडी स्पोर्ट्स जवान हो गया। जवान हो गया बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बात ये डीडी स्पोर्ट्स के लिए कही जाए कि बहुत सारे खेल होते हैं देश के अंदर, लेकिन ऐसे खेल जो कि दर्शकों की पहुंच में नहीं होते हैं उनको खास तौर पर डीडी स्पोर्ट्स कवर करता है, और भारत सरकार के एक बड़े माध्यम के तौर पर लगातार देश की सेवा कर रहा है डीडी स्पोर्ट्स। बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे डीडी स्पोर्ट्स। चलिए बात करते हैं क्रिकेट की। ऑन डे 3 ऑफ द थर्ड टेस्ट मैच, चेतेश्वर पुजारा lighted up Ranchi with the splendid batting performance, hitting his 11th test century to help India seize the invitation. Murali Vijay, his batting partner during 102 runs second wicket alliance, also looked in a great shift, but an ill-advised attempted lofted shot of Stephen O'Keefe brought about his downfall on 82 with lunch just round the corner. Pujara also shared important stand with Ajinkya Rahane, Karun Nair and Wriddhiman Saha to push India closer towards the Australia's first inning total of 451 runs. India ended the day at 360 for the sixth, adrift by 91 runs. Pujara was batting as brilliantly as ever on 130, while Saha had done well to get himself to 18 not out. For Australia, Pat Cummins enjoyed a superb comeback as he picked up 4 for 59 to ensure India did not run away with the initiative. On day 3, he added the wicket of Virat Kohli, Rahane and R. Ashwin, and last two came off short deliveries. सर, यहाँ से शुरू करना चाहूँगा इस विकेट पर। शुरुआत में हमने देखा कि भारत के तेज गेंदबाज भी अच्छी मदद ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी की है पैट कमिंस ने, काबिल तारीफ है। देखिए, उछाल तो थी विकेट पे, और वो भी जब सेकेंड न्यू बॉल ली, अगर हम वहाँ से देखें तो उसका फ़ायदा तो नॉर्मली फास्ट बॉलर्स को मिलना चाहिए। लेकिन पैट कमिंस अगर आप देखें, एक ऐसे खिलाड़ी जिनका डेब्यू हुआ था 2011 में, उसके बाद 64 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया खेली, ये नहीं खेले। अब 64 टेस्ट मैच के बाद उनको एक अपना सेकेंड टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप ये देखें कि 5 साल और 110 दिन के बाद अपना अगला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें एक इंस्पिरेशन आपको एक अलग से मिलती है। तो यहाँ पे एक बॉलर है जो ये मौका, इस मौके की कीमत क्या है वो जानते हैं, इतनी मेहनत करके वापस आए हैं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच जो जोहानिसबर्ग में खेला उसके बाद इनको मौका नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं वो एक एडेड स्पिरिट है, वो जान लगा रहे हैं अपनी। उनको सेकेंड न्यू बॉल दी गई, वो बिल्कुल चढ़ गए एकदम से, उनको विकेट भी मिला बिल्कुल। लेकिन आपने जैसे कहा उछाल, देखिए फास्ट बॉलर के लिए वो एक वेपन है। अगर आप लेंथ सही रख के, उछाल सही हाइट पे मिल रही है आपको, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहूँ आपको कि जैसे रहाणे आउट हुए, वो बॉल अगर वो छोड़ देते तो शायद वाइड हो जाती, क्योंकि इतनी ऊपर से जा रही थी। वो उन्होंने थोड़ा वो वीरेंद्र सहवाग वाले स्टाइल से, वो जैसे टिपिकल T20 जो खेलते हैं, बॉल के बिल्कुल नीचे से जाके जो मारने की कोशिश की। सिचुएशन की डिमांड ये नहीं थी। ये एक रहाणे जैसे खिलाड़ी को, जिसको हम ये मानते हैं कि टेम्परामेंटली काफी सूटेड हैं 4 दिन का मैच, 5 दिन का मैच खेलने के लिए, उन्होंने ये चीज़ साबित भी की है। लेकिन पता नहीं फॉर दैट वन मोमेंट थोड़ा सा जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा उनका जो कंसंट्रेशन खराब हुआ। इसी तरह से अगर आप स्पिन गेंदबाजी को देखें, ओकीफ की एक बॉल जो कि विजय इतना अच्छा खेल रहे थे, स्ट्रोक्स भी खेल रहे थे, उन्होंने अपने आप को रोका भी, बहुत गंदे ढंग से आउट होके गए। तो ये जो 2 विकेट जो हमने खोए हैं, एक स्पिनर को और एक फास्ट बॉलर को, मेरे ख्याल से आज के जितने विकेट भी गिरे हैं,
ये 2 विकेट्स जो हैं ये थोड़े से, मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन की डिमांड जो एक आपसे की जाती है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर से, उसके ठीक विपरीत ये दोनों बैट्समैन आउट हुए। पुजारा और पुली विजय एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप की भारत के लिए 102 रन की, जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छे टच में थे और एक डिजर्व कर रहे थे अजय, ये एक अच्छा शतक मुली विजय शायद वहां पर भूल गए, लेकिन क्या कहा मुली विजय ने इस अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पर, आइए देखते हैं। I would not rate it a good innings, but I fought there, and that's what at end of the day it matters. Myself and Pujara built up a partnership initially, and would have gone through that session. It would have been great for me. Yeah, KL was batting really well yesterday, and I just wanted to feed in his energy, and that's what exactly I tried to do. अजय, एक बहुत सॉलिड ओपनिंग पेयर भारत को अब मिल गया और इसने अपने आप को स्थापित भी कर लिया। एक तरफ राहुल है, दूसरी तरफ विजय। देखिए, अगर हम पीछे काफ़ी टाइम से हमारे ओपनर्स ने रन बनाया है, चाहे वो राहुल ने है या विजय है, बट सेम मैच में रन बहुत कम बने हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप आई थिंक ओपनिंग पार्टनरशिप लास्ट जो हमारी अच्छी हुई, आई थिंक वो विजय और पार्थिव पटेल के बीच में इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो 150 रन की पार्टनरशिप थी। उसके बाद आई थिंक 50 रन की भी कोई पार्टनरशिप नहीं मिली, और इसमें 90 रन की हमें पार्टनरशिप मिली और 450 चेज कर रहे थे। तो एक जो ओपनिंग पार्टनरशिप की हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो मिडिल ऑर्डर के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वही बॉल अगर नई बॉल अगर ओपनर्स आउट हो गए, 2-3 जल्दी आउट हो जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में बहुत प्रेशर पड़ता है। तो पूरा क्रेडिट जाता है कि विजय में भी उनकी रेटिंग में इतनी बड़ी इनिंग नहीं होगी ये, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बहुत अच्छी इनिंग खेले हैं वो। राहुल स्ट्रोक, कल वो स्ट्रोक लगा के खेल रहे थे, और जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से देखें तो स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी की, ग्लेन मैक्सवेल ने एक बढ़िया शतक लगाया। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा, मुली विजय, शानदार परफॉर्मेंस, और अभी भी भारत के 4 विकेट हाथ में है। 91 रन की यहाँ से ज़रूरत है। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली अजय, ऐसे मुकाम पर एक जो टीम मैनेजमेंट होता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, किस तरह का माहौल होगा और किस अप्रोच के साथ कल भारतीय बल्लेबाज शुरू करेंगे? देखिए, मैच देखें तो हमें बड़ा ओपन मैच है। अभी 90 रन पीछे हैं, फर्स्ट इनिंग है अभी और 2 दिन बाकी है। लगता है कि ये ड्रॉ हो जाएगा, बट मैच पूरा ओपन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4th डे 5th डे विकेट और बॉलर्स को मदद करती है। और हम भी कहें कि बैटिंग में शुरू में हमारे बैट्समैन को अच्छा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पुजारा क्रीज पे है, साहा भी 18 रन बना चुके हैं, बट तो कल दोबारा से नया दिन होगा। चाहे पुजारा सेंचुरी लगा चुके हैं, दोबारा से सेटल होना होगा। अगर सुबह शुरुआत अच्छी मिल जाती है एक बार, तो पीछे वाले बैट्समैन को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। पीछे जडेजा भी है इनके बाद, तो मुझे लगता है कि अगर शुरू में अच्छा रहा और यहाँ से हम लीड लेने में कामयाब होते हैं, तो वो काफ़ी भारत के फेवर में होगा। राकेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो 2 बैट्समैन हैं, एक तरफ हमने देखा है विजय, चेतेश्वर पुजारा, इन दोनों का अगर हम ये सीज़न देखें, मतलब इन्होंने आज एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि चेतन चौहान और गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, कि एक सीज़न में 913 रन का रिकॉर्ड था और इन्होंने अभी तक 954 रन बना दिए हैं और अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि शायद जब तक ये सीरीज़ ख़त्म हो, शायद ये 1000 रन दोनों की जो साझेदारी है वो हम देखेंगे इस सीज़न में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक कॉन्फिडेंस आ रहा है दोनों में एक साथ खेल के। टेम्परामेंटली बिल्कुल अलग अलग हैं ये दोनों। चेतेश्वर पुजारा जितने शांत और बिल्कुल पेशेंट खेलते हैं, ये उतना नहीं खेलते हैं। अभी जैसे हम कल की बात करें तो ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि आपको सेशन बाय सेशन खेलना है, आपको गोल सेट करने हैं। अगर 90 रन का है तो आप 90 रन आप एक सेशन में नहीं बना सकते हैं। आप 60-70 जितने रन भी आए उतने लेके आप आगे बढ़े। और अब तक चेतेश्वर पुजारा ने 47 मुकाबले खेले हैं, 3669 रन उनके खाते में दर्ज हैं, 206 उनका सर्वोत्तम स्कोर, 52 की औसत के साथ लगभग बल्लेबाजी करते हैं, 11 शतक और 14 अर्धशतक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में। ये एक लास्ट मैच में 92 पे आउट हुए थे उस विकेट पे, नहीं तो उनका ये जो 12वां शतक होता। तो इन्होंने काफ़ी सेंचुरीज मिस की हैं अगर आप इनके जो करियर में देखेंगे आप, क्योंकि 50 हैं, बड़े 50 भी हैं इनके काफ़ी। तो टेम्परामेंट बिल्कुल सही है। और आज जैसे खेलें, पूरा दिन खेलें, कल मेरे ख्याल से 10 रन पे खेल रहे थे, और मतलब आज जो जिस अंदाज से ये खेले हैं पूरा दिन 120 रन 3 सेशन में, आपको वो पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको स्ट्रोक प्ले और या फिर जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे हैं तो आप आउट हो सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन इनका पेशेंस ऐसा है, देखिए ये इनके जो एक मेंटल मेकअप ऐसा है कि बहुत पेशेंटली खेल सकते हैं, अपने जो रिस्की शॉट्स है उसको कट कर सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं होता है कि मेरे से रन नहीं बन रहे हैं तो मैं खेल रहा हूँ। आज भी हमने देखा काफ़ी देर आराम से खेले और सडनली उनको एक बॉल मिली तो चौका, अगले ओवर में फिर वैसी बॉल मिली फिर चौका। तो ये जो चीज़ है कि मौके को ताड़ना
और मौके की तलाश में रहना हमेशा, लेकिन ये नहीं लगता है कि इनके ऊपर बॉलर हावी हो रहा है। हालांकि एक स्पेल था जब आपको लगा होगा कि कमिंस और फिर लाइक हेजलवुड, वो ये दोनों जो थे ये कहीं पे न्यू बॉल के साथ जरा आए इनके लिए, लेकिन इन्होंने उसको बड़े प्यार से हैंडल किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टेम्परामेंट से खेलें और ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस दें कि ये बॉलर अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त हम इनको डोमिनेट कर सकते हैं। ये एक साइलेंट मैसेज आप देते हैं जब आप इतना अच्छा खेलते हैं। तो अगर आप पूरा दिन खेल रहे हैं और जो आपको कंपनी देने आ रहा है उसको आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चेतेश्वर पुजारा हो गए, उसके बाद आज कुछ बल्लेबाज ऐसे थे जो कि अच्छा कर सकते थे लेकिन अच्छा नहीं कर पाए। डेफिनेटली एक रहाणे एक है जो हम कह सकते हैं कि वो शॉट अवॉइड कर सकते थे, लाइक राकेश जी सेड कि बॉल काफ़ी ऊपर था, और स्पेशली जो ऐसी पिचेस पे, इंडियन पिचेस पे जब बॉल उतना तेज़ नहीं आता, मे बी ये ओवरसीज़ में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जब बाउंस और कैरी अच्छा होता है तब आप ये शॉट खेलने में ज़्यादा सफल हो पाते हैं। क्योंकि अगर देखा हो बाउंसर ज़रूर मारा था, उनसे काफ़ी ऊपर भी था, और अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा दूर बॉल होता है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। प्लस कई बार ऐसा होता है बाउंसर जब आप मारते हैं इंडिया में, वो बॉल आप तक आते हुए कई बार थोड़ा डिप भी होने लगता है, मतलब उतना पेस नहीं होता, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उनसे। जनरली ऐसा होता नहीं है। और उसके अलावा विराट ये सीरीज़ बहुत फ्लॉप जा रहे हैं, और लगभग ऐसे ही मिचेल स्टार्क को आउट हुए थे फर्स्ट टेस्ट में, ओवर पिच बॉल था और ड्राइव कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा लाइन मिस कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ में वो पूरा फ्लॉप जा रहे हैं। और हम चेतेश्वर की भी बात कर रहे थे, और एशियन में जैसे आप रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे 50 से ऊपर का औसत है इनका टेस्ट क्रिकेट में, और आज ये टॉप पे है एशियन में एवरेजेस के मामले में, जिसमें संगकारा भी हैं, जयवर्धने भी हैं, और हमारे बहुत सारे भारतीय महान खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, तो वो टॉप पे कुछ 66 का इनका एवरेज है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे राकेश जी भी जिक्र कर रहे थे चेतेश्वर के बारे में कि ये ऐसे बैट्समैन है कि लगभग अगर इनको 10, 12, 15 बॉल भी डॉट हो जाती हैं सेट होने के बाद भी, ठीक है दूसरे भी डॉट खेलते होंगे, बट उनके मन में ये सवाल आता है कि अब थोड़ा सा ट्राई करें, बट ये ऐसे इनको देख के लगता है इतने काम है ये कि वो कंफर्टेबली 15-20 बॉल भी डॉट खेल सकते हैं। राकेश सर, क्विक रिएक्शन, मुकाबले का परिणाम आएगा? बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि विकेट की कंडीशन हम एक्सपेक्ट करें कि डिटेरियोरेट होगी, हम अगर उनकी लीड या तो ख़त्म कर दें या मान लीजिए करीब भी आ जाएं, अगर मान लीजिए कि अब ये लीड अगर हम एक सेशन, जो पहला सेशन है बहुत ज़रूरी है, 70 रन का सेशन मैं सोच रहा हूँ उसमें, और अगर 70 रन हम बना लेते हैं तो लीड आपकी 20 रन पे आ गई। 20 रन आगे पीछे का फ़र्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकली एडवांटेज एक टीम को या दूसरी टीम को मिल सकता है। किसी भी टीम को बहुत बड़ी लीड मैं नहीं देखता हूँ कि मिलेगी, लेकिन उसके बाद 5 सेशन है। 5 सेशन मतलब हमारे पास 150 ओवर का गेम पड़ा हुआ है, बहुत होते हैं वैसे देखा जाए ऑन अ विकेट। अगर वहाँ पे हमारे बॉलर्स अगर हावी हो जाएं, तो अगर हम उन्हें, अगर एक कोलैप्स हो जाए, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स उनका हो जाए, क्योंकि देखिए उसमें स्टीवन स्मिथ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दारोमदार है उनका। अगर आप उनके स्कोरबोर्ड निकाल के देखें तो वार्नर रन नहीं बना रहे उनके, मिडिल ऑर्डर में कोई रन नहीं है सिवाय स्मिथ के और इस वक्त मैक्सवेल के, तो उनके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो टीम बिखर सकती है। अगर यहाँ प्रेशर लाके अगर हमने चौथी इनिंग में ठीक बैटिंग कर ली तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अगर हमने उनको जल्दी रन बनाने का मौका दे दिया तो प्रेशर हमारे ऊपर शिफ्ट हो सकता है। तो कैसे हम बॉलिंग करते हैं इसके ऊपर अब पूरा का पूरा मैच जो है वो टिकेगा उस पे कि अगर ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में है तो वो डिक्लेयर भी नहीं कर सकती है, उसे पूरा खेलना पड़ेगा और तब हम हावी हो जाएंगे। तो अभी 150 ओवर का मैच मैं देखता हूं, हालांकि अभी 180 का है, एक सेशन में निकाल के 150 पोस्ट लंच के बाद वहां पे आपको सही असेसमेंट मिलेगा कि क्या होगा, क्योंकि कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के। बिल्कुल, पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर चेतेश्वर पुजारा और रिद्धिमान साहा को कुछ ना कुछ एक बड़ा कारनामा करना होगा जिससे कि भारतीय टीम इस मुकाबले पर ग्रिप बना पाए। बात करेंगे फुटबॉल की। चैंपियंस लीग फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल ड्रॉ घोषित कर दिए गए हैं। जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख की टीम स्पेन की रियल मैड्रिड के साथ और इटली की चैंपियन टीम यूवेंटस सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना के साथ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन लेस्टर को क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। जर्मन लीग की तालिका में तीसरे पायदान पर मौजूद बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के क्लब मोनाको फुटबॉल क्लब का सामना करेगी। राकेश सर, बड़े इंटरेस्टिंग लाइनअप देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर बात करूंगा एटलेटिको मैड्रिड और लेस्टर सिटी की। ये जो मैच है इस पर सबकी नजर होगी। देखिए, मेरे हिसाब से एटलेटिको की जो टीम है, जाहिर तौर से मगर अगर मुझे एज देना है
तो मैं उस टीम को दूंगा, क्योंकि वो खेलती है 4-4-2 के जो एक बड़े सेट उस पे पैटर्न में है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको खेलना है, जैसे लेस्टर का जो स्टाइल है खेलने का, उसका ये है कि स्ट्राइकर्स एकदम से घुसेंगे अंदर, लेकिन अगर आपका डिफेंस डीप है, 4-4-2 का मतलब ये है कि आप 4 डिफेंडर के साथ खेल रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो बोलते हैं कि बिल्कुल आपका जो इवन आपके मिडफील्डर्स भी पीछे आके खेलते हैं, तो आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए अटैक कीजिए, हमारा डिफेंस डीप है। लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैक आता है वो लेस्टर सिटी कैसे लेता है वो देखने वाली बात है। तो मैं अगर एज दूंगा इस मैच में, मोनाको को मैं थोड़ा, मतलब इस मैच में एटलेटिको को मैं थोड़ा एज देता हूँ, क्योंकि दोनों का जो स्टाइल है थोड़ा बहुत आगे पीछे हम देख सकते हैं कि है, लेकिन कल को ये जो 2 लेग मैच है, मेरे ख्याल से लेस्टर सिटी ये 2 लेग के मैच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनको। लेकिन करिश्माई प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं लेस्टर सिटी। हाँ, बट ये सीजन अच्छा नहीं खेल रहे। ओके, ये सीन बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। लास्ट टाइम के मतलब ईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लेकिन अगर आप उनका पूरा रन देखें तो रेलीगेशन से कोई ज़्यादा दूर नहीं थे ईपीएल में अभी भी। तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एटलेटिको का मैं चांस थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। ठीक है, और किस किस टीम के बीच क्या मुकाबला है ये देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। एटलेटिको खेलेगी लेस्टर सिटी के साथ, बोरुसिया डॉर्टमुंड जो कि जर्मन दिग्गज है फ्रांस के मोनाको क्लब के साथ खेलती हुई नजर आएगी। बायर्न म्यूनिख का मुकाबला है रियल मैड्रिड के साथ, ये मुकाबला देखने लायक होगा। और यूवेंटस की टक्कर होगी बार्सिलोना के साथ। तो इटली, जर्मनी और खासतौर पर इटली और जर्मनी के बीच की कुछ राकेश देखें तो ये बड़े दिलचस्प मुकाबले होंगे, खासतौर पर रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख और यूवेंटस वर्सेस बार्सिलोना। देखिए, अगर आप यूवेंटस एंड बार्सिलोना ले लें तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के जो 3 स्ट्राइकर्स हैं अप फ्रंट, अगर आप लें लाइक मेसी, नेमार एंड सुआरेज, इन तीनों को जो राइवल टीम है वो कैसे संभालेगी, आई हैव माई डाउट्स। क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे उनका एज है, क्योंकि अगर आपके पास 3 ऐसे तीखे स्ट्राइकर्स हैं और जो सामने वाली टीम वो डीप डिफेंस नहीं खेलेगी तो आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उनके पास 2 ब्राज़ीलियन अच्छे हैं, लैटिन अमेरिकन स्टाइल है उसमें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि बार्सिलोना का जो एज है, अगर किसी को देना है तो मैं अगर कमिट करूँ तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना की। लेकिन जर्मन फुटबॉल सभी जानते हैं कि किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके का डिस्प्ले होने की चांसेस हैं। जर्मन फुटबॉल अगर आप देखें तो प्रिसिशन फुटबॉल है। वो आपको ये खिचड़ी वाली फुटबॉल नहीं है, इट्स वेरी प्रिसाइज और क्लीन फुटबॉल है। इसीलिए मुझे, मेरे ख्याल से जितना मैं देख पाता हूँ, मुझे बुंडेसलीगा देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप एक पैटर्न देखते हैं, एक परफेक्शन देखते हैं। तो यहाँ भी वही है, लेकिन मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख को अगर आप ले लें, डॉर्टमुंड ले लें, ये 2 साइड्स हैं। बायर्न का मैं चांस अच्छा मानता हूँ। रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स हम सबको पता है, मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है उस टीम के बारे में, लेकिन बायर्न जिस अंदाज से खेलती है, शायद स्पेनिश स्टाइल को वो तोड़ पाए। ठीक है, तो वो वहाँ भी मैं 50-50 नहीं कहूँगा। अगर हर चीज़ इक्वल रही तो शायद बायर्न म्यूनिख एक अपसेट कर सकती है वहाँ पे, मतलब उनमें वो क्षमता है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रैश फुटबॉल नहीं खेलती। रियल मैड्रिड को शायद वो स्टाइल सूट ना करे जिस प्रिसिशन से आपको एक बायर्न म्यूनिख की टीम जैसे खेलती है। मोनाको अगर आप ले लें, मोनाको अभी मैनचेस्टर सिटी को हरा के आई है, उसके भी आप चांसेस आप कम मत मानिए, क्योंकि वो थोड़ी सी, हालांकि हम लोग उसको बहुत बड़ी टीम नहीं मानते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो जरा एक जो जिस लय में खेल रही है, मोमेंटम के साथ खेल रही है, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइप वहाँ पे भी। तो ये जो चारों जो मैचेस हैं अगर आप देखें, आप इट्स नॉट इजी टू पिक विनर्स, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक मार्जिनल एज की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सारा का सारा। और बिग टूर्नामेंट बार्सिलोना के तो खैर फैंस आपको पता ही है, स्टार टीम है, रियल मैड्रिड अपनी जगह है, लेकिन बायर्न म्यूनिख को आप जो है उस मैच में उसको आप पूरी तरह से आप उसे उसके नाम के आगे क्रॉस मत लगाइए, क्योंकि वो टीम अपसेट कर सकती है। या ड्रीम फाइनल किन 2 टीम के बीच देखना चाहेंगे? ये किस उसमें अगर हम देखें चैंपियन, इसमें तो मेरे ख्याल से विनर निकलेगा तो मेरे ख्याल से बॉटम हाफ से निकलेगा। बार्सिलोना हैज़ अ बेटर चांस वहाँ से। ऊपर से एटलेटिको मैड्रिड मैं नहीं मानता कि फाइनल तक पहुँचने दिया जाएगा। सिर्फ वो शायद क्वार्टर्स जीत जाए, उसके बाद शायद थोड़ी दिक्कत हो उसको।
मोनाको ऊपर से आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से विनर जो आएगा मोस्ट प्रॉब्ली बॉटम हाफ से निकलेगा कोई। ठीक है, तो संकेत में इशारा है कि जो बार्सिलोना है इनकी फेवरेट टीम वो एक तरीके से फिर हो सकती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे, बात करेंगे टेनिस की स्पोर्ट्स में छोटे से ब्रेक के बाद। DD Sports, the spirit of India. हिंदुस्तान की शान है हम में दम। हर मुश्किल का सामना करने का जज्बा रखते हैं हम। लो आ रहे हैं हम। Only on DD Sports. ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स, सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर, ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स। देखते रहिए, देखते रहिए। देखते रहिए। देखते रहिए। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोर्ट्स आर में। और अब बात करते हैं कुछ घरेलू क्रिकेट की। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल का सामना तमिलनाडु के साथ होगा। शनिवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड को बंगाल से 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। बंगाल से मिले 330 रन के लक्ष्य के जवाब में झारखंड की टीम 288 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल ने श्रीवत्स गोस्वामी और ऐश्वर्यन के शतक और कप्तान मनोज तिवारी के नाबाद 75 रन की बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट पर 329 रन बनाए। जवाब में झारखंड की ओर से कप्तान धोनी ने 62 गेंदों पर 70 रन की पारी खेलकर उम्मीद जगाई थी, लेकिन 250 के स्कोर पर उनके आउट होने के बाद मैच झारखंड के हाथ से निकल गया। धोनी के अलावा झारखंड के लिए ईशांक जग्गी ने 59 और सौरभ तिवारी ने 48 रन की पारियां खेली। एक खास क्रिकेटर भी हमारे साथ हैं, अजय। कप्तान धोनी का इतना बड़ा फिगर है भारतीय क्रिकेट के अंदर और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये प्रेजेंस किस बात का संकेत है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक उनका डोमेस्टिक खेलने का सवाल है, बड़े अच्छे संकेत हैं। और जैसे कल मैं इनका पढ़ रहा था, कल इनका जो मैच कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ फायर, और श्रीवत्स गोस्वामी जिन्होंने जो बंगाल से खेलते हैं और जिन्होंने आज 100 बनाया है, तो कल उनको समय मिला धोनी के साथ कुछ बात करने के लिए। वो भी विकेट कीपर है, यंग है, अभी 27 साल के हैं। तो कुछ उन्होंने बात किया, डेफिनेटली कुछ ऐसी कन्वर्सेशन उनकी हुई और आज देखिए उन्होंने 100 भी बनाया है। मैं नहीं कह रहा कि कल बात करने की वजह से 100 बनाया, बट ऐसे प्लेयर अगर डोमेस्टिक खेलते हैं तो यस, आपके स्पॉन्सर्स वो तो एक चीज़ें हैं ही, आपकी टीम को बड़ा फ़ायदा पहुंचता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और दूसरी टीम भी जो आपके अपोजिशन में है उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ऐसे समय में आपके पास टाइम मिलता है ग्राउंड में, आप कुछ यंगस्टर्स को गाइड कर सकते हैं। और जहाँ तक मैच का सवाल है, झारखंड भी बड़ी अच्छी टीम थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि धोनी भी खेल रहे हैं और भी इनके काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ईशान जग्गी, सौरभ तिवारी, विराट, ईशान किशन आई थिंक आज नहीं खेले, तो इनकी बड़ी अच्छी टीम थी। और बंगाल भी अच्छी टीम मानी जाती है और पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरह से इनके श्रीवत्स गोस्वामी ने और ईश्वरन ने 100 इसी टूर्नामेंट में लीग स्टेज में 127 रन मुंबई के अगेंस्ट भी बनाया है, और डेज में भी आई थिंक 200 बनाए हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है इन यंगस्टर्स के पास अपना टैलेंट शो करने का,
नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कि आपके Exposure, हाँ yes. कि आपके जो सीनियर प्लेयर हैं जो कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो उनको बड़ा आई थिंक बड़ा एक्सपीरियंस होता है उनका ड्रेसिंग रूम शेयर करने में, क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल बड़ा ही अच्छा है और हमें और भी जो सीनियर प्लेयर है जब उनके पास समय हो उनको डोमेस्टिक जरूर खेलना चाहिए। और राकेश, महेंद्र सिंह धोनी, डोमेस्टिक क्रिकेट और क्राउड, ये किस तरीके का समीकरण है भारतीय क्रिकेट में? राशिद, देखिए जब से नॉकआउट फेज दिल्ली में आया है 2 मैच जो है झारखंडिया के लिए, एक जीती एक हारी। पालम ग्राउंड पे कम से कम 2-3 हज़ार लोग, और पालम ग्राउंड जो एयरफोर्स के अंडर आता है वो क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाया सिर्फ एक आदमी के लिए। कल वो मैच वहीं होना चाहिए था जो मैच आज यहाँ हुआ, वो मैच वहाँ से शिफ्ट होकर इधर आया। फिरोजशाह कोटला में आज 1000 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक इंसान को देखने आए हैं और वेट कर रहे थे, जैसे उनका पहला विकेट आउट हुआ तो फिर शोर कि शायद वो ऊपर आएंगे बैटिंग करने के लिए, सिर्फ एक इंसान को देखने के लिए। तो जैसे ही वो 3 विकेट आउट हुए और जैसे ही ये आए और फिर एक शोर मचा कि भाई चलो अब धोनी आ गए। तो ये जो चीज़ है, धोनी का एक इम्पैक्ट जो है, एक इंसान का एक टीम स्पोर्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट। अब आप कहें कि साहब वो बहुत अच्छे कप्तान, उनका एक ऐसा अप्रोच कि जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़मीनी है। एक आम आदमी उससे अपने आप को रिलेट करता है कि एक छोटे शहर से आए, उसके ऊपर धोनी नाम की फिल्म जो रिलीज़ हुई, उससे एक पहचान और एक जो एक हम कहते हैं कि एक तरह से इंसान जुड़ जाता है उनसे, कनेक्ट जो बोलते हैं, वो चीज़ें हैं। तो उसके बाद अगर वो डोमेस्टिक में खेलने आए हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड जो है इस बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल खेली है। आज से 3-4 साल पहले वो विजय हजारे ट्रॉफी जीते हैं। ये सब दिखता नहीं है हमको क्योंकि हम लोग झारखंड एज ए टीम उतना देख नहीं पाते हैं या उतना वो नज़र में नहीं आते हैं। लेकिन ये टीम को जो धोनी का जो एक इन्फ्लुएंस है वो कमाल का है। न्यूजीलैंड जब यहाँ आई हुई थी, मुझे याद है जब हम लोग लास्ट टाइम बैठ के जब हमारी जो बात हुई, वो बात कर रहे थे कि हम में से जर्नलिस्ट ने उनका झारखंड का कौन सा मैच देखा और कौन से खिलाड़ी हमारी नज़र में अच्छे हैं। ये फीडबैक एक भारतीय कप्तान का, मतलब जो कि एक्स कैप्टन इंडिया के, वो अगर एक जर्नलिस्ट से अब व्यूज़ ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने जाके बात भी की और मैं चाहता हूं कि मुझे मौका मिले तो मैं जाके झारखंड के लिए मैं खेलूंगा, ये उन्होंने अक्टूबर 18 तारीख को बोला था। आज हम बैठे हैं मार्च 18 तारीख को, आज वो खेल रहे हैं, आज उनका लास्ट मैच था, वो खत्म हुआ। लेकिन काफ़ी फोरसाइट आगे और सच्चाई के साथ उन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा। ये इसलिए नहीं कि ये न्यूज़ है या कुछ है, वो दिखाता है कि उनका कमिटमेंट कितना है और कितना क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है इस सीज़न में अपने टीम के लिए। आज वो इंडियन टीम के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ओवर गेम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कमिटमेंट ये देखिए कि यंगस्टर्स को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल, और टीम को यहाँ तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, बहुत क्लियर है अपनी थॉट्स में कि क्या करना है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये भी जानते हैं कि क्या नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब टेनिस की। इंडियन वेल्स प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में 4 बार के चैंपियन और 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर सेमीफाइनल में अमेरिका के जैक सॉक के साथ खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस के मुकाबले से हटने के कारण फेडरर को बगैर पसीना बहाए हुए अंतिम 4 में जगह हासिल हुई। और वहीं इंडियन वेल्स टेनिस के महिला वर्ग के फाइनल में स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा का सामना रूस की एलिना वेस्निना के साथ होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में कुज़नेत्सोवा ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को टाई ब्रेकर तक खींचे 2 सेट में 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्निना ने क्रिस्टीना लाडिनोविक को लगातार सेट्स में 6-3, 6-4 से हरा दिया। Seed Alina Vesnina posted hard-fought straight-set wins in Friday's semi-finals to set up an all-Russian final in the BNP Paribas Open at Indian Wells. Kuznetsova played exceptional defense and used her strong serve and a varied ground stroke attack to edge third-seed Karolina Pliskova 7-6, 7-6 in a tense showdown. The 31-year-old 8th seed Kuznetsova rose to the occasion in the tiebreakers, storming out to a 6-2 lead in each. There were no dramas after taking the big tie-break lead in the second set, and she raced along the baseline for another retrieval that induced a wide forehand from the disgusted Czech, who flung down her racket as Kuznetsova rejoiced. The 24-year-old Pliskova, the ace leader on the women's tour last year and again so far in 2017, had 10 aces and a slew of inside-out forehand winners, but was often let down by her backhand. The 14-seeded Vesnina went off final in the first set and then cruised to a 6-3, 6-4 victory over the 28th-seeded Mladenovic.
Vesnina will meet Svetlana Kuznetsova in the final after the fellow Russian defeated Karolina Pliskova in the second semi-final. She's had such success so far. The win was the 10th for Vesnina on the WTA Tour, and the trip to the final will be her first in a Premier Mandatory event. WTA Tour Premier Mandatory events include just 4 tournaments in Indian Wells, Key Biscayne in Florida, Madrid and Beijing. Well, once again, her resolve tested, and she comes up with the goods. It wasn't perfect for Elena Vesnina. और उधर भारत के सौरव घोषाल को लंदन में विंबलडन क्लब स्क्वैश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीत चुके सौरव को चौथी वरीयता प्राप्त स्कॉटलैंड के एलन क्लाइन ने 1 घंटे तक चले सेमीफाइनल में 11-3, 12-10 और 11-9 से शिकस्त दी। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत के महेश मनगांवकर और विक्रम मल्होत्रा को हार का सामना करना पड़ा था। राकेश सर, सौरव घोषाल का करियर देखें और इस टूर्नामेंट को आपस में रिलेट करें, कहाँ देख रहे हैं इस वक्त पर सौरव घोषाल को? देखिए, बीच में कुछ इंजरी के कारण उनकी जो कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा फर्क आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से जिस स्पोर्ट में वो हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई बहुत लंबा इनका सीरीज़ नहीं चलता है पूरा साल। अपने आप को फिजिकली फिट रखना, और ये फिजिकली बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। उस हिसाब से मैं कहूँ कि इंडिया में जितने भी लोग खेल रहे हैं इतने सालों से, मेहरबान से लेके एड्रियन एजरा और उसके बाद जितने भी खिलाड़ी आए, इनका नाम आपको बहुत इज्जत से लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड के कुछ टॉप खिलाड़ियों को हराया। हालांकि वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, सेमीफाइनल तक खेले, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी भारतीय को वर्ल्ड स्टेज पे स्क्वैश में सीरियसली लिया जाता है तो वो सौरव घोषाल है। और अगर विंबलडन क्लब में जाके अगर आप सेमीफाइनल में हारे हैं तो ये इसमें कोई बहुत आपको मतलब डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गेम है प्राइमरीली अगर आप देखें कॉमनवेल्थ नेशंस का गेम है ये। ट्रू। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान अब हालांकि ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ से हट के कुछ और कंट्री जैसे इजिप्ट वगैरह में ये गेम ने भी पकड़ लिया, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा खर्च करके बाहर से कोचेज़ ला के उन्होंने अपने खिलाड़ी बनाए हैं। तो जो कॉम्पिटिशन है, और आप ये देखें कि इन्हें क्या सपोर्ट मिलता है। इंडिया में कोई स्क्वैश का कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, एक एकेडमी ज़रूर है चेन्नई में, लेकिन आपके पास ना तो टूर्नामेंट्स हैं, आपको बाहर ही खेलना है। तो उन सब के बावजूद इनके पास स्पारिंग पार्टनर नहीं है बहुत अच्छे, उसके बावजूद अगर ये सेमीफाइनल वगैरह खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली इनको इनका ड्यू नहीं मिल पाता है। ठीक है जी, ये बड़ी बात कही कि सौरव घोषाल का जब बात होगी स्क्वैश की तो उसमें सौरव घोषाल का नाम इज्जत के साथ लेना पड़ा भारतीयों को। चलते हैं अब ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं देश के उभरते हुए तीरंदाज शिवम रावत और उनके कोच सागर सिंह की, जिन्होंने भारत के इस परंपरागत खेल में महारत हासिल करने का संकल्प लिया है। आज हम एक ऐसे नन्हे तीरंदाज शिवम रावत की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में सफलता की नई इबारत लिख दी है। उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके कोच सागर सिंह का सराहनीय योगदान रहा है। 5 साल के शिवम रावत ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की अंडर 9 प्रतियोगिता के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में 9वां स्थान हासिल कर अपनी काबिलियत की वो मिसाल कायम की है जो इस उम्र में बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा शिवम ने जिला और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी सफलता का परचम फहराया है। उनकी इस कामयाबी के लिए स्कूल की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। Our student Shivam Rawat of UKG has done proud to
the school and his parents. He is a state champion in under 14 in archery competition. Then he went to play for the nationals, where he stood 9th just at the age of 5. I really congratulate him, his parents, for a wonderful achievement. I am sure that Shivam Rawat will do wonders when he grows up. He is already showing his mettle, his determination, his hard work in his achievement. अपने घर के पास स्थित एक निजी स्कूल में चल रही एकेडमी में शिवम जमकर पसीना बहा रहे हैं। उनके कोच सागर सिंह का कहना है कि शिवम को उम्र के हिसाब से कंपाउंड इवेंट में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बच्चे में ऐसा जज्बा है जो आने वाले दिनों में और बेहतर। Time for our social media segment trending now, and you can see social media went abuzz on calling Kaepernick and American footballer, and Pujara made his 11th career 100 on the third day of the third test against Australia in Ranchi. Colin Kaepernick, an American footballer, was trending on Facebook as he took to social media to ask his followers to help get out of the word about a humanitarian crisis that the United Nations has said can threaten up to half of the population of Somalia. Hashtag Turkish Airlines Help Somalia went viral as celebrities and Twitter users launched an online campaign to raise awareness about an imminent famine in Somalia. In the video, Kaepernick refers to a long-standing drought that is currently leading to a famine in the African country. People are dying in Somalia right now that need our help. There's an impending famine because of drought, politics, inaction of NGOs, and lack of media attention. This famine will affect 6.2 million people, and 2.9 million people are in need of immediate assistance. We can't let this happen. We have to help these people. We're asking Turkish Airlines to allow us to use a plane to fly food, water, and aid to these people. You can help us accomplish this goal by creating a video just like this and using the hashtag Turkish Airlines Help Somalia. We can help create the change. We can help be the change. Let's make this happen. Let's help save these lives. We can do this. Without an emergency supply of food and clean water, those children can die over the next several weeks. The UN is calling the crisis, which is impacting the nations that make up the Horn of Africa, the largest such crisis in 70 years. Somalia last faced widespread death during a drought that claimed 260,000 lives in 2011. Another trend of the day, hashtag Pujara, made it to the internet as he hit his 11th career 100 on the third day of the third test against Australia in Ranchi on Saturday. Pujara became the first Indian to score 100 this series with a glorious cover drive off Pat Cummins. He took 214 balls to reach the landmark and he smashed 14 boundaries. The first 50 runs took 155 balls, but the second came at just 59 balls. And now it's a time for our special segment Down Memory Lane. Let's have a look at the history of the 18th March in the global sporting arena. Regarded as one of the finest fielders produced by India, Eknath Solkar was born on 18th of March 1948 in Bombay. What a remarkable game this cricket is. More of an all-rounder cricketer who played 27 tests and 7 one-day internationals for his country. Solkar was renowned for his excellent close fielding.
He was a capable batsman with a Test century to his name and could bowl fast as well as slow, which earned him the distinction first Test win in England. His 53 catches in only 27 matches is the best ratio for catches per Test match among non-wicket keepers with 20 or more tests. Apart from this, he made 1,068 runs at an average of 25.42 and claimed 18 wickets at an average of 59.44. In the 16 years of his first-class cricket career, he scored 6,851 runs at an average of 29.27, including 8 centuries, took 276 wickets at an average of 30.01 and took 190 catches. On 18th of March, former English footballer Danny Murphy celebrates his birthday. Born on this day in 1977, Murphy played as a central midfielder. Having begun his career at Crewe Alexandra in 1993, he moved to Liverpool in 1997, where he won a treble of the League Cup, FA Cup and UEFA Cup in 2001. During his time at Liverpool, he scored the winning goal against Manchester United at Old Trafford 3 times, each a 1-0 win. After brief spells at Charlton Athletic and Tottenham Hotspur, he joined Fulham, whom he helped reach the 2010 UEFA Europa League final, and ended his career at Blackburn Rovers. He served as captain as his last 2 clubs. Murphy made 9 appearances for the England team from his debut in 2001, scoring once. "18th March happens to be the death anniversary of Robert Andrew Woolmer. Woolmer was an international cricketer, professional cricket coach and also a professional commentator. He played in 19 Test matches and 6 One-Day Internationals for England and later coached South Africa, Warwickshire and Pakistan. On 18th of March 2007, Woolmer died suddenly in Jamaica. Shortly afterwards, Jamaican police announced that they were opening a murder investigation into Woolmer's death. In November 2007, a jury in Jamaica recorded an open verdict on Woolmer's death after deciding that there was insufficient evidence of either a criminal act or natural causes. Woolmer was known for his progressive coaching techniques. He is credited with making the reverse sweep a more popular shot for batsmen in the 1990s, as well as being one of the first to use computer analysis and trying to adapt the knowledge of goalkeepers to wicket-keepers in cricket. He later attracted attention at the 1999 World Cup by communicating with his captain Hansi Cronje with an earpiece during matches. The practice was later banned. तो ये था आज के दिन का इतिहास। लेकिन एकनाथ सोलकर भारत के बड़े एक कद्दावर क्रिकेटर थे और बड़े ही एक अगर एज ए पर्सन उनको रीड किया जाए, मुझे पता नहीं कि आप उनकी आपसे मुलाकात हुई है मेरी, तो आप शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, हम जब बात करते हैं कि इंडिया के जो एक स्पिन क्वार्टेट हुआ करता था, मतलब कम से कम 3 लोग उसमें से खेला करते थे, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकटराघवन, इन 4 में से 2 ऑफ स्पिनर्स थे, तो उनमें से कोई एक खेलता था, बाकी एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। इनके जो विकेट्स जितने भी हम ये बात करते हैं कि साहब इन्होंने ऑपोजिशन को 250 से ज़्यादा नहीं बनाने दिया, क्योंकि हिंदुस्तान भी उस टाइम 200 के आसपास ही बनाती थी, ऑपोजिशन को भी ज़्यादा रन नहीं बनाते थे क्योंकि उनके पास वो स्किल था। इनके स्किल के साथ जब हम नाम लेंगे तो एक इंसान का नाम वो है एकनाथ सोलकर का। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे जो उन्होंने जो कैचेस पकड़े हैं उस एरा में, जबकि टेलीविज़न उतना नहीं होता था, कवरेज बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन उस दौर में जितने उन्होंने क्रिकेट देखी, अगर क्लोज इन कैचिंग की बात करें तो एकनाथ सोलकर का कोई मुकाबला नहीं था। और उसमें एक फ़ारूक इंजीनियर जो विकेट कीपर थे, उन्होंने एक इंसिडेंट मुझे बताया था कि एक मैच में एलन नॉट ने एक स्वीप मारा और एकनाथ सोलकर ने बिल्कुल वहीं खड़े हुए थे, तो उन्होंने सर नीचे कर लिया और अपने आप को छुपा लिया पीछे की तरफ, और बॉल उस टाइम हवा पे गई
तो फारूक इंजीनियर ने पीछे से बोला एक ही। अब इन्होंने आंखें खोली, बॉल तब भी हवा में थी, आंखें खोल के उनको पता नहीं लगा कि बॉल लेफ्ट में गई है कि राइट में। वो कहते हैं वो पहले लेफ्ट में गए, फिर उनको अंदाजा लगा कि बॉल राइट, और बॉल बिल्कुल गिरने वाली थी तब तक, जब तक ये सब होता। उन्होंने लेफ्ट जाते जाते राइट साइड पे जाके उन्होंने कैच पकड़ा, हालांकि वो लेफ्ट हैंडर थे, मतलब अपने अननेचुरल हैंड की तरफ डाइव मार के जो पकड़ा है, वो कहते हैं बहुत ही कमाल की एलिक्रिटी, जो एक आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऐसे उन्होंने बेहतरीन कैचेस पकड़े हैं। ये उनकी बॉलिंग, लेकिन जो एक 42 ऑल आउट हम हुए थे 74 सीरीज में इंग्लैंड में, 42 में से 18 रन नॉट आउट वो इनके थे, और उसमें उनका एक छक्का भी था। तो बैटिंग भी करते थे, ओपनिंग इन्होंने बॉलिंग भी की है, और फील्डिंग तो खैर कमाल। अब अजय, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विकेट कीपर भी बहुत क्लोजली खड़े होते हैं और कैचिंग में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाउ डू यू सी? डेफिनेटली, क्योंकि जो भी आपको विकेट मिलते हैं वो बॉलर्स के कॉलम में ज़रूर जाते हैं, लेकिन विकेट कीपर्स का, फील्डर्स का उसमें पूरा रोल होता है, और उसके बिना वो विकेट उनकी कंप्लीट नहीं हो सकती। और अभी जैसे जिक्र कर रहे थे राकेश जी भी एकनाथ सोलकर के बारे में, और ये उस एरा में थे जब फील्डिंग को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, और स्पिनर्स को जो ज़्यादा विकेट तब टर्निंग पिचेस पे या जो सिली पॉइंट शॉर्ट लेग पे मिलती थी, तो वो इनको हेल्प करते थे। और आई थिंक मुझे तो उनको देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, उनकी बैटिंग फील्डिंग नहीं देख पाए, लेकिन उनके बारे में काफ़ी सुना है कि उनकी अच्छी फील्डिंग में उनकी बैटिंग छुप गई। जैसे एक इनिंग इन्होंने बताई कि एक उनका 100 भी खेले थे, तो 100 भी है, 102 उनकी वो बैटिंग भी ठीक करते थे। जैसे हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जॉन्टी रॉड्स के युग में जब उनकी फील्डिंग बहुत ही सुर्खियों में थी, लेकिन उनकी बैटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज ज़रूर थे। तो एक मौका मिला हमें उड़ीसा में, एक बार हमारा रणजी ट्रॉफी मैच था हरियाणा वर्सेस उड़ीसा, तो उनसे मिलने का मौका मिला था हमें। एक चीज़ और, क्लोज इन फील्डिंग विदाउट हेलमेट, ये याद रखिएगा। चलिए, ये याद रखिएगा एकनाथ सोलकर को कि फील्डिंग करते थे क्लोज खड़े होकर और बिना हेलमेट के। तो आज के लिए बस इतना ही। राकेश राव, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अजय रात्रा, बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स हाथ में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप हमारे सोशल नेटवर्क के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। आप हमें ट्वीट करें, ट्विटर @DD स्पोर्ट्स चैनल, youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर भी हम हाजिर हैं आपके लिए, और इंस्टाग्राम @DD स्पोर्ट्स पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। If you misses this show, then you may also enjoy the repeat at 12 midnight, 7 a.m. and 11 a.m. next morning. और आपके सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। sportsr4@gmail.com पर आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत चाहेंगे पूरी स्पोर्ट्स आर टीम के साथ। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। On January 30th, 1993, Curtly Ambrose produced one of the best spells of fast bowling ever seen to pick up 7 for 1 of 32 deliveries. The winner-takes-all clash between Australia and West Indies was decided today in one extraordinary spell. Curtly Ambrose shoved Australia off the Perth trampoline with 7 wickets from 85 for 2. There were 119 all out. West Indies closed the first day on 135 for 1, and that was effectively that. The match was over by lunch on the third day. The WACA groundsman was subsequently dismissed for preparing such a home away from home for Ambrose and friends. And on that nostalgic note, it's time to thank our guest, Ankita Bhamri. Thank you so much for joining us. Thank you. And thank you to V. Krishnaswamy. Thank you, Amit. Thank you very much. And of course, we would appreciate your feedback. And for sports updates, you can follow us on different avenues of social media on facebook.com/Doordarshan Sports, our Twitter handle @DD Sports Channel, also on youtube.com/Doordarshan Sports, and we are there on Instagram as well. And in case you've missed this show or you would like to see it again, you can enjoy watching the program at 12 midnight and then tomorrow morning at 7. Kindly note our email address. It's sportsr4@gmail.com. On that note, thank you very much for watching.